हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। आज देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना के इस दौर में सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लाए हैं बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक वाइज, हर टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हमारे पास एक पूरा पेपर है अकॉर्डिंग टू कोटा यूनिवर्सिटी। हमारे पास एक पूरा पेपर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, मतलब हिंदी में अगर बोले तो सम्मिश्र विश्लेषण और रैखिक बीजावली। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है हमारे पास रैखिक बीजावली और दूसरा पार्ट है हमारे पास सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम सम्मिश्र विश्लेषण के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होगा, उस इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो चैप्टर है हमारा, फर्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर देखिए हम जो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम आपको हर एक टॉपिक वाइज, हर एक यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नॉलेज पॉइंट कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं, जिसके आपको नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ तो चुके हैं, या फिर हमें जिन टीचरों ने पढ़ाया वो उन्होंने हमको पढ़ा दिया, पर आज दिन तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, मतलब सम्मिश्र संख्याएं क्यों पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कभी आपने सोचा कि हम क्यों पढ़ते हैं, आपने नहीं सोचा होगा। तो आइए आज आपको मैं बताता हूं कि हम सम्मिश्र संख्याएं क्यों पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, उसके बाद एक इसका सुपर सेट होता है होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसका सुपर सेट होता है इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हमारे सेट होता है इसका सुपर सेट क्यू, रेशनल नंबर, और उसके बाद हमारा जो इसका सुपर सेट होता है वो आर, ये होता है हमारा रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, बीएससी सेकंड ईयर पढ़ लिया, अभी तक हमने बीएससी सेकंड ईयर तक हमने केवल कहां तक स्टडी की थी, अभी तक केवल हमने स्टडी की ओनली रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टडी करने वाले हैं इसके एक सुपर फील्ड के ऊपर, मतलब सुपर सेट के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, और इस सुपर सेट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स समुच्चय कहते हैं इसको, और ये हमारे आर का क्या होता है, एक सुपर सेट होता है। अब बात वहीं आगे घूम फिर कर कि सर बताओ तो सही की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, यानी कि बहुपद समीकरण हमारे पास होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। मेरे पास कोई ये द्विघात समीकरण है और मैं आपसे पूछूं कि इसका जो मेरे पास जो हल है वो हल क्या होगा, तो आप कहोगे कि बहुत सिंपल है सर, ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कीजिए और आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो 1 का अंडर रूट प्लस माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास, प्लस माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये प्लस माइनस 1, ये दोनों कहां पर बिलोंग करती है, आर के अंदर बिलोंग करती है। पर जब हमने कुछ अलग समीकरणों को हल किया, इससे बड़ी कुछ अलग समस्याओं का समाधान करना चाहा, तो जैसे कि हमारे पास एक समीकरण आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या समीकरण है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 कर लीजिए और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 कर लीजिए, है ना। आप यही कहोगे मुझसे कि सर x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो x की वैल्यू है मेरे पास, क्या ये x की वैल्यू मेरे रियल नंबर के अंदर बिलोंग करती है, क्या ये जो मेरे x की वैल्यू आई अंडर रूट माइनस 1, हम तो भी जानते नहीं है कि अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, तो क्या ये मेरे जो x की वैल्यू आई अंडर रूट माइनस 1, क्या ये मेरे
आर के अंदर बिलोंग करती है, ये मेरे आर के अंदर बिलोंग नहीं करती है। तो ये वैल्यू हमारी जो है वो कहां बिलोंग करेगी अब, तो इस वैल्यू को बिलोंग करवाने के लिए हमने क्या किया, इस आर जो हमारा रियल नंबर का सेट था, आर जो हमारा रियल नंबर का सेट था, इसको हमने क्या कर दिया, एक सुपर सेट में क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का मतलब हमने इसको बढ़ा दिया। तो हमने क्या किया, आर को बढ़ाया और उस सी में रियल नंबर के अलावा ऐसे नंबर डाले जिसमें ये नंबर शामिल थे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि आइलर ने कहा कि मेरे को ये लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी ज्यादा माथाफोड़ी हो रही है इसको लिखने में बार बार, तो मैं इसको ये नहीं लिखकर इसको मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको मैं ये लिखूंगा, और जिसको आइलर ने क्या कहा, आयोटा। क्या कहा स्टूडेंट्स, आइलर ने इसको आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का जो रूट है हमारे पास वो क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, और इस आयोटा को हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आया हमारे पास, ये रूट हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा था, तो हमने रियल नंबर को क्या कर दिया, और एक्सटेंड कर दिया, तो हमने उसको और बड़ा कर दिया, और इस तरह से हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक सिस्टम मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बीएससी फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग जो हमको पढ़ना है, हमको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। दैट इज कंसेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका पता तो होना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, a number of the form x plus iota y is called a complex number, यानी कि प्रत्येक नंबर x प्लस आयोटा y के रूप का प्रत्येक नंबर एक सम्मिश्र संख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, z से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, z बराबर x प्लस आयोटा y, जहां पर ये जो x और y होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास x और y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो क्या कीजिए, दो रियल नंबर लीजिए, एक को आयोटा से मल्टीपल कीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जो आपके पास नया नंबर आपके पास आएगा वो नंबर क्या होगा आपका स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो z बराबर x प्लस आयोटा y होता है ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जहां पर ये जो हमारा x होता है इसको हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और जहां पर ये जो हमारा y होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज x क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ z, व्हाट इज y क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ जो मल्टीपल में है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, और जो ऐसे फ्री नंबर है उसको क्या बोलेंगे हम, रियल पार्ट। तो x होता है हमारा रियल पार्ट और y होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास संयुग्मी होता है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसे डिनोट किया जाता है। देखिए, तो संयुग्मी की डेफिनेशन बताते हैं हम आपको। देखिए, स्टार मार्क करके लिख लीजिए, स्टार मार्क करके लिख लीजिए, किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का सम्मिश्र संयुग्मी x माइनस आयोटा y होता है,
जिसे z कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है ना, z का संयुग्मी, जिसे z कॉन्जुगेट से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय x माइनस आयोटा y एंड इट इज डिनोटेड बाय z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 प्लस 4 आयोटा का सम्मिश्र संयुग्मी लिखिए, तो क्या होगा इसका सम्मिश्र संयुग्मी, क्या होगा स्टूडेंट, इसका सम्मिश्र संयुग्मी होगा 3 प्लस 4 आयोटा की जगह क्या कर दीजिए, माइनस आयोटा, दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 माइनस 4 आयोटा का सम्मिश्र संयुग्मी क्या होगा, तो 3 प्लस 4 आयोटा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता पड़ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सम्मिश्र संयुग्मी अगर आपको निकालना है तो आयोटा की जगह क्या कर दीजिए, माइनस आयोटा रिप्लेस कर दीजिए, जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, सम्मिश्र संयुग्मी आ जाएगा, जहां पर z बार क्या होता है आपका, z का सम्मिश्र संयुग्मी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप में, कार्तीय प्लेन में, कार्तीय समतल में निरूपण। ठीक है स्टूडेंट, कार्तीय रूप में निरूपण कीजिए। तो सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप में निरूपण क्या होगा, देखिए अभी जब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा रियल नंबर, और रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रियल लाइन होती है, ठीक है, ये डिनोट करती है हमारे एक एक्सिस को, दैट इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। कोई सा भी एक एक्सिस हमारे को निरूपित किया जा सकता है, किसके द्वारा, वास्तविक संख्याओं के द्वारा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बताओ रे भाई 5 कहां पर है ना, बताओ भाई 5 कहां पर है, तो 5 को निरूपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, और ये 0 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने आपसे कहा कि मेरा 5 कहां पर है, तो आप फटाफट से एक रियल लाइन ड्रॉ करोगे और बता दोगे कि सर आपका जो 5 है वो यहां पर है। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरा x प्लस आयोटा y कहां पर है, तो आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके पास x और x प्लस आयोटा y को निरूपित करने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, और जब 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन प्लेन बोलते हैं, 2 डायमेंशन प्लेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम सम्मिश्र संख्या को एक कागज पर, एक प्लेन पर किस प्रकार निरूपित करेंगे, ध्यान से समझिए। तो सम्मिश्र संख्या का कार्तीय निरूपण, मैं आपसे पूछूं बताओ कि 100 प्लस 200 आयोटा कहां मिलेगा, मुझे आप बता सकते हो, नहीं बता पाओगे। कैसे बताएंगे, देखो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा x प्लस आयोटा y कहां पर होगा, तो देखिए पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो x प्लस आयोटा y होता है, इसको हम एक क्रमिक युग्म x, y के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 3 प्लस 4 आयोटा को समतल में निरूपित करके बताइए, मुझे इसका एड्रेस चाहिए, मुझे क्या चीज का एड्रेस चाहिए, बताओ कि ये मेरा कार्तीय प्लेन में कहां पर होगा। तो इसको निरूपित करने के लिए क्या कीजिए, हमारे x की वैल्यू कितनी है 3, हमारे y की वैल्यू कितनी है 4, तो x एक्सिस पर 3 दूरी चलेंगे हम, और y एक्सिस पर कितनी दूरी चलेंगे स्टूडेंट, 4 दूरी चलेंगे। तो y एक्सिस पर 4 दूरी, x एक्सिस पर 3 दूरी, तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट हमारा किसको डिनोट करेगा, 3,4 को। और हम जानते हैं कि 3,4 जो है वो क्या है हमारा 3 प्लस 4 आयोटा है, और 3 प्लस 4 आयोटा कौन है हमारा, z है। तो किसी भी पॉइंट को कार्तीय समतल में निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर वो x प्लस आयोटा y रूप का है तो x एक्सिस पर x दूरी चलेंगे, y एक्सिस पर y दूरी चलेंगे, और जहां पर वो दोनों एक दूसरे को मतलब लंब डालने पर जहां पर वो एक दूसरे को कट करेंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x, y, मतलब x प्लस आयोटा y मतलब z, मतलब हमारे पॉइंट z की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो
देखिए, माना z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है। x प्लस आयोटा y क्या है भाई हमारे पास? कोई सम्मिश्र संख्या है। तब यह एक, तब z बराबर x प्लस आयोटा y बराबर x कोमा y से निरूपित किया जा सकता है। तब इसे एक क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमित युग्म x प्लस आयोटा y से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, तो बताइए कि आपका कोई पॉइंट है z, मतलब x प्लस आयोटा y, मतलब x कोमा y। ठीक है, कहाँ होगा? तो x दूरी, ये कितनी दूरी है हमारी? x दूरी है, और ये कितनी दूरी है भाई हमारी? ये y दूरी है। तो ये कितना हो जाएगा भाई पॉइंट हमारा यहां से यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या किया? दो एक्सिस लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस के थ्रू हमने क्या कर दिया कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो कोई भी प्लेन पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक 2 डायमेंशन प्लेन ले सकते हैं और उसके हर पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया और मैंने कहा कि बताओ भाई ये कौन है, तो आप क्या कीजिए, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालो, यहां से ये परपेंडिकुलर डालो, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। ये 3,5 टाइप का कोई पॉइंट होगा। तो हमको एक ही बात समझ में आती है कि प्लेन के हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा? सपोज हमारे पास, सपोज ये पॉइंट होगा हमारे पास 4,4। तो हमको इससे एक ही बात समझ में आती है कि 2 डायमेंशनल प्लेन पर हमें एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। और इस प्रकार से सम्मिश्र संख्याओं का एक प्लेन में निरूपण वो कहलाता है कार्तीय निरूपण। सम्मिश्र संख्याओं का समतल में निरूपण कहलाता है। ये क्या है हमारा? सम्मिश्र संख्याओं का समतल में निरूपण। तो हमने क्या सीखा कि रियल नंबर है तो एक लाइन पर निरूपित कर देंगे, और सम्मिश्र संख्या है तो एक प्लेन पर हम उसको निरूपित कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम्मिश्र संख्या का अगला पॉइंट है हमारा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, है ना? ध्रुवीय रूप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि ध्रुवीय रूप क्या होती है? व्हाट इज द पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म? पोलर फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसकी हमारे पास क्या होगी? कार्तीय रूप होगा। देखिए, माना z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है। ठीक है ना? कोई क्या है? सम्मिश्र संख्या है, तथा यह, है ना, कोई सम्मिश्र संख्या है तथा इस सम्मिश्र संख्या का कार्तीय निरूपण निम्न प्रकार है। अब मैं आपसे पूछूं इसका कार्तीय निरूपण कीजिए। तो ये सम्मिश्र संख्या होगी हमारे पास कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, मतलब x कोमा y। कार्तीय निरूपण निम्न प्रकार है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कोई भी नंबर है, तो क्या कीजिए आप इस सम्मिश्र संख्या, इस संख्या को क्या कर दीजिए? मूल बिंदु से मिला दीजिए। मूल बिंदु से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तो मूल बिंदु से इस सम्मिश्र संख्या को मिलाने वाली दूरी को आप क्या कह दीजिए? r कह दीजिए, है ना? कार्तीय रूप में निम्न प्रकार है, कार्तीय रूप में निम्न प्रकार है।
मिला दीजिए और क्या कीजिए, इस सम्मिश्र संख्या, ये कोई भी सम्मिश्र संख्या है, इसके क्या कीजिए आप केंद्र बिंदु को इस सम्मिश्र संख्या से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मिला दिया आपने, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए O और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए कुछ भी P नाम दे दीजिए। अब देखिए आपके पास ये जो रेखा है OP, ये जो रेखा है OP, ये क्या करेगी, x अक्ष के साथ कितने झुकाव पर है, मान लीजिए कितने झुकाव पर है, थीटा झुकाव पर है। मैं इसकी पूरी नहीं लिख रहा, आप समझ जाइए क्या है हमारे पास कि कोई सम्मिश्र संख्या है, वो काटीय तल में इस प्रकार विद्यमान थी कि मूल बिंदु से जब हमने z के पॉइंट को मिलाया तो उसका नाम क्या दे दिया, OP दे दिया। और OP रेखा हमारे x एक्सिस से कितने झुकाव कोण पर है, थीटा कोण पर झुकी हुई है, यानी कि OP और OX के बीच में कितना कोण है, थीटा कोण है। अब देखिए इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डालिए, इस तरह से परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए। तो मैं आपसे पूछूं कि ये मेरी दूरी है x और ये मेरी दूरी है y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा और y बराबर हो जाएगा r sin थीटा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, x बराबर हो जाएगा r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा। वाई सो बिकॉज देखिए x क्या है, मेरा आधार है, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा, है ना। ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है और ये मेरा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा। आधार कितना है, x है, कर्ण कितना है, r है और cos थीटा एज इट इज, तो x बराबर r cos थीटा। इसी तरह से मेरे पास लंब कितना है, लंब बटा कर्ण क्या होता है भाई, sin थीटा होता है। लंब कितना है, ये लंब है मेरा, y है, कर्ण कितना है, r है और sin थीटा, यानी कि y बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे पास r sin थीटा। ठीक है, तो चूंकि z बराबर x प्लस आयोटा y है हमारे पास, जहां पर x और y क्या है, रियल नंबर है, x और y क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए z बराबर x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इज इक्वल टू z, r कॉमन ले लीजिए, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो हमारे पास कोई भी जो सम्मिश्र संख्या है उसका कार्तीय निरूपण ये होता है ना। ये कौन सी फॉर्म है भाई स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्तीय रूप। ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है। जबकि ये कौन सा रूप है हमारे पास, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म, दैट इज ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ध्रुवीय रूप है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमको को देगा और उसको हम क्या कर सकते हैं, कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में और ध्रुवीय रूप से कार्तीय रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब दिक्कत हमारे पास सबसे बड़ी ये आएगी कि सर ये r क्या है, सर ये थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जहां r जो होता है हमारे पास, r क्या होता है, r होता है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो r बराबर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z व्हाट, x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो r होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थीटा क्या होता है, थीटा हमारे पास जो होता है, ठीक है, थीटा निकाल लीजिए, बहुत इजी है। ये जो दोनों नंबर है इनको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। तो क्या कीजिए, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दीजिए। तो क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इज इक्वल टू r cos थीटा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r to r कैंसिल, y by x is equal to sin upon cos, what, tan थीटा, then थीटा is equal to tan inverse y by x। तो जो हमारा थीटा है वो कितना आ जाएगा, y by x। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, tan inverse y by x आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी नंबर देगा तो हम क्या करेंगे, r निकालेंगे, थीटा निकालेंगे और वैल्यू यहाँ रख देंगे, और हमारे पास कोई भी नंबर जो कार्तीय रूप में है वो किसमें आ जाएगा, ध्रुवीय रूप में।
आइए देखते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास यहाँ लिखने वाली कि ये जो थीटा होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि यही थीटा हो, थीटा चेंज हो सकता है। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए कि थीटा, सपोज कीजिए कि मेरा कोई नंबर है 3,2 3 + 2 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब बताओ मुझे प्रथम चतुर्थांश में आना है, या किस में आना है, मुझे प्रथम चतुर्थांश में आना है। तो प्रथम चतुर्थांश में आने के मेरे पास कोई और तरीका है क्या? तो आप कहोगे कि सर जी बिल्कुल है। सर एक काम करो, आप इसको है ना 2 पाई चक्कर खिला दो। कितना चक्कर खिला दो, 2 पाई। 2 पाई का मतलब पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो जब आप इस थीटा को कितने कोण से घुमा दोगे, 2 पाई कोण से, मतलब 2 पाई प्लस थीटा। तो क्या होगा, थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, इस तरह से 6 पाई प्लस थीटा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्योंकि आ तो हम कहाँ रहे वापस से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो थीटा होता है ये यूनिक नहीं होता है। आगे बात समझ में। तो हम अगर 2 पाई प्लस कर देंगे, 4 पाई कर देंगे मतलब 2 चक्कर, 6 पाई मतलब 3 चक्कर कर देंगे, तो वापस कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा हमेशा यूनिक नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है हमारे पास, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको जाना जाता है सम्मिश्र संख्या का मापांक। इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, सम्मिश्र संख्या का मापांक। और इसको z बार से भी डिनोट कर देते हैं भाई, सॉरी z mod z से भी डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। और इस थीटा को बोला जाता है कोणांक। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसको कोणांक। कोणांक माने एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट, है ना। इसको आप एम्पलीट्यूड बोल दीजिए, आप इसको आर्ग्यूमेंट बोल दीजिए, आप इसको कोणांक बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए देखिए हमारे पास ये जो थीटा होता है, ठीक है ना, थीटा मतलब कोणांक। तो थीटा को क्या लिखते हैं, mod z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z। थीटा क्या होता है हमारा, z का कोणांक होता है। थीटा क्या होता है स्टूडेंट, z का कोणांक होता है। और इसे एम्पलीट्यूड z, आर्ग्यूमेंट z, कोणांक z से निरूपित करते हैं। ये सारे एक ही नाम है इसके, और ये हमारा tan इनवर्स y/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नोट लगा के लिखते हैं हम एक, है ना। हमारे पास जो कोणांक का मान होता है सामान्यतया किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक -पाई से पाई के मध्य लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कहां से कहां लिया जाता है, -पाई से पाई के मध्य लिया जाता है। डाउट, यहां पर आपको डाउट होना चाहिए कि सर -पाई से पाई के मध्य ही क्यों लिया जाता है, आपको बताएंगे पर अभी नहीं, ठीक है। आपको अगर डाउट होता है तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन, आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा कि -पाई टू पाई क्यों लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो पूर्णांक होता है, हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था, है ना। और ये जो पूर्णांक होता है ये कहां से कहां होता है, -पाई से +पाई के बीच में होता है। कहां से कहां तक होता है, -पाई से +पाई के बीच में होता है। तो हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या है वो
चार प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? चार प्रकार की। या तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगी, या वो द्वितीय चतुर्थांश में होगी, या वो तृतीय चतुर्थांश में होगी, या वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगी। चार ही क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर वो प्रथम चतुर्थांश में हुई तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में है तो x लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर वो तृतीय चतुर्थांश में है तो x भी लेस देन 0, y भी लेस देन 0, तो माइनस और ये दोनों माइनस होंगे। दोनों की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू भी नेगेटिव है ना भाई, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा? x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, है ना। ये y नेगेटिव है तो क्या होगा हमारे पास? x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, तो कोई भी नंबर चार प्रकार का हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हर एक चतुर्थांश के रेस्पेक्ट में हमको कोणांक जो है वो अलग अलग मिलता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो चतुर्थांश वो जो होगा, है ना, कोणांक थीटा, वो थीटा क्या होगा हमारा? थीटा क्या होगा हमारा? थीटा ही होगा, या फिर इसको थीटा इज इक्वल टू 5 कह दीजिए। अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में है, कोई भी नंबर अगर हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है तो वो कितना होगा? देखिए थीटा क्या होता है? एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो यहाँ पर वो नंबर होगा, तो ये पाई है और पाई में से कितना माइनस कर दीजिए? थीटा माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आने पर क्या मिलेगा? पाई माइनस 5 मिलेगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस 5 होगी। अब क्या कीजिए, नीचे आइए, तो इसमें थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी -5। क्यों मिलेगी? ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए, आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको लगभग आइडिया दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, अगर आपका इसमें हुआ तो वैल्यू आपको मिलेगी -5 -5, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कोणांक कैसे निकाले, सर कोणांक निकालने में बहुत ज्यादा गलती हो रही है, इसको कैसे करें शॉर्ट ट्रिक में। तो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। इस ट्रिक की सहायता से आप क्या कर सकते हो? किसी भी समिश्र संख्या का कोणांक आसानी से निकाल सकते हो। कोणांक निकल जाएगा, मापांक निकल जाएगा, वैल्यू को रखिए आप वहां सूत्र में और आपको क्या मिल जाएगा? ध्रुवीय रूप मिल जाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि z बराबर -√3 प्लस आयोटा है ना। ये किस फॉर्म में है? ये हमारे कार्तीय रूप में है, कार्तीय रूप में, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू है, को ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो ध्रुवीय रूप में कैसे बदलेंगे? सॉल्यूशन इसका फटाफट से दे देते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ध्रुवीय रूप में कैसे बदलेंगे भाई? हम इसको सबसे पहले स्टेप में तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो भी नंबर है हमारे पास चेक करेंगे -√3 प्लस आयोटा, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, है ना। मल्टीपल में कितना है? 1 है ना। तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो कौन सा चतुर्थांश है नेगेटिव पॉजिटिव? x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो z द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। z कौन से चतुर्थांश में स्थित है भाई? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए, तो मैं आपसे पूछूं कोणांक z बताइए, मतलब एम्पलीट्यूड z बताइए। देखिए स्टूडेंट, इसको कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, है ना। इसको लिख दीजिए पाई माइनस थीटा, थीटा ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर माइनस थीटा हो जाएगा और ये माइनस ये कर दीजिए ना, इसको अलग से थीटा मत बोलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोणांक z कितना आएगा द्वितीय चतुर्थांश में? बताइए, ये होगा हमारा पाई माइनस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश है तो हमारा पाई माइनस थीटा होगा। अब हम जानते हैं कि पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan इनवर्स मोड y/x। ये मोड में होती है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास? y की वैल्यू देखिए 1 है और x की वैल्यू -√3 है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3
√3 और tan इनवर्स 1/√3 हमको मिलता है π/6 पर, है ना। 30 डिग्री पर हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5π/6। तो हमारा जो पूर्णांक है वो कितना आ चुका है, पूर्णांक कितना आ चुका है 5π/6। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा मापांक z कितना होगा, r कितना होगा, वो होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू आपके पास 3 + 1 = √4 मतलब 2, यानी कि r की वैल्यू 2 आ गई, थीटा की वैल्यू 5π/6 आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यूज को क्या कर दीजिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू 2, cos थीटा की वैल्यू 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो हमारे पास जो नंबर किसमें था, कार्तीय रूप में था, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम फाई हमेशा यही तरीका होगा, है ना, मतलब थीटा का यही होगा हमारे पास तरीका हमेशा निकालने का। डिपेंड करता है कि कौन से चतुर्थांश में है। अगर मेरा ये क्वेश्चन यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता, यानी कि माइनस माइनस, तो चतुर्थांश कौन सा आता, तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश में जो पूर्णांक होता वो क्या होता, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।